देख रहे हैं एमपी न्यूज टीवी और स्वागत आपका एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं हूं निधि आपके साथ और एक बार फिर एक खास मुद्दे को लेकर हम हाजिर हैं। बात करेंगे आने वाले उपचुनाव को लेकर, जिसे लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। वैसे भी मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचलें होती ही रहती है, लेकिन ऐसे में अब आने वाले उपचुनाव पर दोनों पार्टियां फोकस कर रही हैं। आज के दिन की अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अल सुबह ही उज्जैन पहुंचे। वहां भगवान महाकाल के दर्शन उन्होंने किए, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद बदनावर पहुंचकर वहां से वे चुनावी शंखनाद भी कर रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि उनके साथ जो बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे, स्थानीय नेता मौजूद थे। ऐसे में इस उनका जो उज्जैन का दौरा है, बदनावर का दौरा है, इसे कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है और इसे लेकर अब चर्चाएं जोरों पर है। तो इसी को लेकर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं एमपी न्यूज पर। बीजेपी की ओर से हमारे साथ है लोकेंद्र पाराशर जी, तो कांग्रेस की ओर से अपना पक्ष रखेंगे संतोष गौतम जी। शुरुआत फिलहाल हम करेंगे बीजेपी की ओर से। लोकेंद्र पाराशर जी हमारे साथ हैं। स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि मैंने बताया कि दौरे चल रहे हैं, कांग्रेस की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, तैयारियां पुरजोर चल रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आने वाले उपचुनाव पर इसका असर देखने को मिलेगा? देखो, जिनके पास शंख ही नहीं है वो नाद कहाँ से करेंगे। आज जो भगवान महाकाल के दरबार पर गए थे तो मुझे लगता है महाकाल ने भी कहा होगा कि पहले किसानों के पास जाओ, बेटियों के पास जाओ, युवाओं के पास जाओ जिनको तुम धोखा देकर आए हो। ऐसे धोखेबाज आदमी का महाकाल के दरबार में कोई काम नहीं है, उन्हें कोई आशीर्वाद नहीं मिला है। महाकाल ने उनसे बात की थी क्या? बेकार की बातें कर रहे हैं, पिटे हुए मोहरे हैं और मध्य प्रदेश की जनता ने उनको बुरी तरह नकारा है और यही कारण है उनकी सरकार गिरी। जनता को जो धोखा देगा उसका कोई शंखनाद नहीं हो सकता, उसका तो कोई भला हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो है कमलनाथ जी के जाने का कोई असर नहीं है, निगेटिव असर पड़ने वाला पूरे प्रदेश में। जहां भी वो जाएंगे वो बंटाढार हो जाएगा। जी बिल्कुल, कांग्रेस की तैयारियां पुरजोर चल रही है, लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी की तैयारियों की, तो आपको क्या लगता है बीजेपी के पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर यह कहा जा सके कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित है आने वाले उपचुनाव में? बीजेपी जनता को बताएगी कि उन्होंने किसानों को कर्ज माफी के नाम पर धोखा दिया, फर्जी प्रमाण पत्र दिए, किसान डिफॉल्टर हो गए, वो बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, उनको नया लोन नहीं मिल रहा है, किसानों की फजीयत हो गई। युवाओं को कह रहे हैं कि आप जानवर चराओ या आप जो है बैंड बाजा बजाओ। बेटियों को इन्होंने किसी को भी कन्यादान योजना का 1 रुपया नहीं दिया। बुजुर्गों की तीर्थ यात्राएं बंद कर दी। 15 महीने में सिर्फ रेत और शराब की माफियागिरी, इसके अलावा सरकार ने कुछ किया नहीं। और ये हम नहीं कह रहे, सरकार के मंत्रियों ने ही कहा कि हमारी सरकार के लोग माफियागिरी में लगे हुए हैं। ये सब जनता के बीच जाने वाले हैं और इन्होंने कोरोना को किस प्रकार दस्तक देने दी आईफा अवार्ड के चक्कर में इंदौर से, ये भी हम जनता को बताने वाले हैं और 15 महीने में जो हमने काम किए हैं वो भी हम जनता को बताने वाले हैं। जी लोकेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। जी लोकेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये था बीजेपी का पक्ष। अब कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो भी जान लेते हैं। कांग्रेस की ओर से कांग्रेस प्रवक्ता संतोष गौतम इस वक्त हमारे साथ है। संतोष जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि फिलहाल सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी। माना जाता है कि उपचुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी को जरूर फायदा मिलता है, लेकिन कांग्रेस जो है वो भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। इसे लेकर फिलहाल चर्चाएं जोरों पर है। आपको क्या लगता है कि ये रैलियों का असर, शक्ति प्रदर्शन का असर, ये सब उपचुनाव में कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे? देखिए, आगे आने वाले चुनाव में बदनावर में कांग्रेस की जीत इसलिए सुनिश्चित है कि राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव किस मुंह से जाएंगे। मैं ये समझता हूं कि कम से कम 50,000 वोटों से राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ये चुनाव हारेंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास वहां पर यह बताने के लिए है कि राज्यवर्धन सिंह ने जनमत को बेचा है, जनता के साथ गद्दारी की है। इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव चुनाव जीते। और आज कमलनाथ जी के जाने के बाद जो वहां सकारात्मक माहौल बनेगा वो विजय के रूप में परिवर्तित होगा। जी, तो कांग्रेस की जीत आप सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है बीजेपी की कमजोर कड़ी क्या है? बीजेपी किन मुद्दों पर हार सकती है? बीजेपी की कमजोर कड़ी तो यही है कि उन्होंने जनमत को बेचा है। जनता ने जिस विश्वास के साथ उनको विधानसभा में चुनकर भेजा था वो कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर भेजा था, लेकिन वो बिक गए और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो वहां का जो मतदाता है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है और निश्चित ही राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव को इसके लिए सबक सिखाएगा।
जी संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तरफ से आने वाले उपचुनाव पर पूरी तरह से फोकस किए हुए है। हर कोई अपनी एड़ी से चोटी का जोर लगा रहा है। और अगर हम ये कहें कि शक्ति प्रदर्शन चल रहे हैं, रैलियों का दौर जारी है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि चूंकि भाजपा सत्तारूढ़ है और सिंधिया खेमा जब अब भाजपा की ओर है, तो ऐसे में भाजपा को भी फायदा मिल सकता है। खैर, आने वाले उपचुनाव में कौन सी उठापटक देखने को मिलती है, काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है। किस तरह से होते हैं उपचुनाव और किस पार्टी को सीधा फायदा मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी एक खास मुद्दे के साथ। एमपी न्यूज पर अन्य खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।